आज का एस्पिरेशनल यूथ एक अजीब से डायलेमा में फंस गया है। सपने बड़े शहरों में, लेकिन दिल घर पे अटका पड़ा है। बचपन से सिखाया जाता है पढ़ लिख के आगे बढ़ो, लेकिन जब सही में आगे बढ़ने की बारी आती है तब घर सूना पड़ जाता है। बाहर जाके जब बच्चे बदल जाते हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाने लगते हैं, तो वो घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पेरेंट्स को अगर अपने साथ लेके चले जाएं तो उसके अलग प्रॉब्लम है। पीजी में आप उनको रख नहीं सकते हैं। बड़े शहरों में जिंदगी अफोर्ड करना ऑलरेडी मुश्किल है, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ओपिनियंस डिफर बाद में करते हैं, झगड़े पहले शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट्स को भी बड़े शहरों में अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए कई बार मजबूरी में आकर अपने ही पेरेंट्स को बच्चे अबेंडन कर देते हैं। लेकिन ये चीज अक्सर एक्सट्रीम एंड पे चली जाती है। ये देखो कैसे एक आदमी अपने ही पेरेंट्स को रास्ते पे छोड़ के जा रहा है, लात मार के सड़क के किनारे कचरे की तरफ फेंक के जा रहा है। रास्ते पे चाहे इनकी जान क्यों ना चली जाए, बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माँ बाप को अपने बच्चों के पैर पड़ना पड़ रहा है ताकि वो घर छोड़ के ना जाएं। बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हैं, पर यहाँ उनके पेरेंट्स 1.5 साल तक एक ही कपड़े पहन के डस्टबिन जैसे घर के अंदर पड़े हुए हैं, सिर्फ मौत के इंतजार में। और ये सब उस देश में हो रहा है जहाँ पढ़ाया जाता है दैट मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। रिलीजियस स्क्रिप्चर में माँ बाप को भगवान के बराबर माना जाता है, फिर उसी रिलीजियस जगह पर जाकर माँ बाप की ये हालत होती है। क्या कहना चाहेंगे जो औलाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? अरे साहब थोड़ी थोड़ी बात ना, कोई खास बात ना। क्या माता जी, क्या ये बहुएं? हम बहु दुष्ट है, 3 बहू है, तीनों दुष्ट है। फिर ये वीडियो देखो, ये भी महाकुंभ के समय का ही वीडियो है। जी ये कह रहा हूँ, माता जी आपकी बात करना चाह रही हैं, 1 मिनट आप बात कर लीजिए इनसे। अरे हम बात नहीं करना चाहते, देखिए ऐसा है ना, हाँ। बात बता दीजिए, उनसे हम बात करते हैं। हम खुद हैरत में है कि हमने कैसी परवरिश कर दी बच्चों की, हिम्मत नहीं पहचानते। बूढ़े पेरेंट्स या इन लॉज को टॉर्चर करना, नौकर की तरह ट्रीट करना, मारपीट करना, ये सब काफी कॉमन हो चुका है। इसीलिए आज की वीडियो में इसी पे बात करते हैं कि आखिर इंडियंस अपने माँ बाप को अबेंडन क्यों कर रहे हैं। क्या सही में वो मजबूरी में आकर ये सब कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ डार्क रीजंस हैं? आइए देखते हैं। जब घर में एक इंसान की परवाह करने वाला कोई नहीं होता है तो वो सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि एक सीरियस इलनेस का हॉस्पिटल बिल फाइनेंशियल डिजास्टर बन सकता है। और इतनी अनसर्टेनिटी के बीच अपने पेरेंट्स को सेफ रखना हो तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इंश्योरेंस। हेल्थ केयर की कॉस्ट हर साल 14-15% से बढ़ रही है, इसीलिए इंश्योरेंस जितना लेट होगा उतना महंगा पड़ता जाएगा। और अगर बीच में कोई हेल्थ इशू आ गया तो पॉलिसी लेना और मुश्किल हो जाता है। पर इंश्योरेंस लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। कौन सी पॉलिसी सही है, क्या कवर होगा, क्या नहीं होगा, ये सब समझना बड़ा मुश्किल लगता है। और जैसे ही किसी रैंडम वेबसाइट पे नंबर डाला तो स्पैम कॉल आने लगते हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग या तो गलत पॉलिसी ले लेते हैं या डिसीजन को पोस्टपोन करते रहते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ डिट्टो इंश्योरेंस। ये जीरोधा बैक्ड कंपनी है, IRDAI सर्टिफाइड है और 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स इन पे ट्रस्ट कर चुके हैं। अभी डिट्टो एक फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास सीरीज चला रहा है। ये 2 दिन का लाइव सेशन है, 60 मिनट ईच, इंग्लिश में होता है। एक बार रजिस्टर करो, दोनों दिन का एक्सेस मिल जाता है। डे 1 में लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है और डे 2 में हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ रियल लाइफ क्लेम स्टोरीज डिस्कस होती है, कॉमन मिस्टेक्स बताए जाते हैं और एग्जैक्टली समझाया जाता है कि पॉलिसी लेते वक्त क्या अवॉइड करना चाहिए। हर वीक ये वेबिनार होता है और लिमिटेड स्लॉट होते हैं क्योंकि ये लाइव होता है। तो अगर आप टर्म, लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस समझना चाहते हो तो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास सीरीज बाय डिट्टो इंश्योरेंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय बच्चे अपने पेरेंट्स को अबेंडन क्यों कर रहे हैं ये समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। देखो, हर दूर रहने वाला बच्चा अपने पेरेंट को अबेंडन नहीं कर रहा होता है और हर पेरेंट के अबेंडन होने की कहानी हमेशा मजबूरी नहीं होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां बच्चे अपने पेरेंट से दूर जाते हैं, लेकिन ये दूरी अबेंडनमेंट नहीं बल्कि मजबूरी होती है। भारत के एस्पिरेशनल यूथ आज एक अजीब से पैराडॉक्स में जी रही है। एक तरफ बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी एजुकेशन है और करियर के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ दिल के एक कोने में गिल्ट बना रहता है कि माँ बाप को अकेले छोड़ के आखिर कैसे जाया जाए। आई एम श्योर आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे लोग अभी इसी डायलेमा में जी रहे होंगे। पेरेंट्स भी इस डायलेमा से अलग नहीं जीते हैं। वो खुद बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर जाओ, दुनिया देखो, आगे बढ़ो, लेकिन जब सच में बच्चों को दूर भेजने का वक्त आता है तब उनके मन में एक हेजिटेशन आने लगती है। और जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, जो फैमिली के साथ रहकर अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी सिचुएशन भी आसान नहीं होती है। उन्हें रोज किसी ना किसी तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। घर में बैठ के कब तक चलेगा बेटा, बाहर जाओ, थोड़ा दुनिया देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो कहां से कहां पहुंच गया है। लड़कियों के केस में ये कॉन्ट्रडिक्शन
और भी ज्यादा सीरियस है। आज भी बहुत सी फैमिलीज अपनी बेटियों को पढ़ाई या जॉब करने के लिए बाहर भेजने से थोड़ा हिचकिचाती हैं। जो फैमिलीज थोड़े खुले विचारों की हैं, वो बेटियों को बाहर भेज तो देती हैं, लेकिन जब वही बेटी बाहर की दुनिया को समझने लगती है, उसके तौर तरीके अपनाने लगती है और वो बदलने लगती है, तब घर वालों को वो चीजें पसंद नहीं आती हैं। मैंने कई सारे केसेस पर्सनली देखे हैं जहां पर घर की लड़की बाहर जाके किसी से प्यार कर लेती है और उसके बाद घर वालों का रिएक्शन तुरंत बदल जाता है। अच्छा, अब तुम्हें लव मैरिज करनी है, नौकरी छुड़वाओ इसकी और घर वापस बुलाओ, जरूरत नहीं है इतना बाहर रहने की, बाहर रह के इसका दिमाग फिर गया है। ऊपर से टियर 2 टियर 3 शहरों में अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं, इसीलिए साथ में रहने की इच्छा होने के बाद भी मजबूरी में आके पेरेंट्स को टियर 2 टियर 3 टाउन में छोड़ के बच्चों को टियर 1 टाउन में शिफ्ट होना पड़ता है। कुछ लोग इस प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन निकालते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है, नया शहर, नई जगह, बच्चों के साथ रहना, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए वो शहर एक 4 दीवारी जैसा बन के रह जाता है। ना पुराने दोस्त रहते हैं, ना पुरानी गलियां रहती है, ना वो अपनापन रहता है। अक्सर उनका दम उस छोटे से अपार्टमेंट में घुटने लगता है। इसीलिए अक्सर हालात ऐसे बन जाते हैं कि इन्हीं बच्चों को मजबूरी में एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। करियर और जिम्मेदारी के बीच फंसे हुए अपने पेरेंट्स को उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है और मजबूरी में अपने पेरेंट्स को अबेंडन करना पड़ता है। वरना हमारा देश हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां पर घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब रहते थे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब एक ही छत के नीचे रहते थे। इसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग होती थी, एक सपोर्ट सिस्टम होता था। हाँ, घर में कुछ टॉक्सिसिटी भी होती थी, बट वो भी इसी एक्सपीरियंस का पार्ट था। बुजुर्ग कभी भी अकेले नहीं होते थे क्योंकि उनके आसपास हमेशा कोई ना कोई रहता था और उनके बच्चों के बच्चे उनके साथ आके खेलते थे। लेकिन अब ये सिस्टम पूरी तरह से टूट के बिखर चुका है। न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि आज भारत की 50% फैमिलीज न्यूक्लियर बन चुकी हैं। खास तौर पर जो सिटी एरियाज हैं, वहां पर तो न्यूक्लियर फैमिली ही नया नॉर्म बन चुका है। न्यूक्लियर फैमिली का सिंपल मतलब है हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। अब आप इसमें पूछ सकते हो कि यार तो इसमें गलत क्या है? हर इंसान को अपनी स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, यही तो नेचुरल है। बिल्कुल सही बात है और मैं भी ये नहीं कहता हूं कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना कोई गलत बात है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अलग रहने के चक्कर में पेरेंट से पूरा कनेक्शन कट हो जाता है। अब जब आप साथ नहीं रहते तो नेचुरली मिलना जुलना थोड़ा कम होता है, फोन कॉल छोटी होने लगती है, फेस्टिवल पर भी बहाने बनने लगते हैं, अरे इस बार नहीं आ पाएंगे, बच्चों के एग्जाम है, अरे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली, अरे काम का बहुत प्रेशर चल रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे इमोशनल बॉन्डिंग कमजोर होती जाती है और माँ बाप एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लगने लगते हैं। और आजकल एक और चीज मैंने काफी नोटिस करी है कि बहुत सारे यंग कपल्स के लिए पेरेंट्स के साथ रहना एक बैकवर्ड चीज बन गई है। उनको अपने पेरेंट्स एम्बैरेसमेंट की तरह लगने लगे हैं। गांव से आए हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, दोस्तों के सामने एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटर है कि दूर ही रखें। वेस्टर्न कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस आ गया है कि सेपरेट रहना ही अभी मॉडर्न और कूल हो गया है। एक तरह से इंडिपेंडेंस का सिंबल बन चुका है कि हम तो भाई अपने हिसाब से जीते हैं। करियर गोल्स, एम्बिशन, हसल कल्चर के बीच ये सब एक्स्ट्रा बर्डन के लिए टाइम किसके पास है? और इसी तरह से इनके पेरेंट्स पुराने घर में या गांव में लोनली और अबेंडन फील करने लगते हैं। और यहां पर बात मजबूरी की नहीं है, चॉइस की है। फर्क बस इतना है कि एक में डिस्टेंस होता है लेकिन रिश्ते बचे रहते हैं और दूसरे में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और ये चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है। और ये बात बहुत लोग पर्सनली रिलेट भी करेंगे क्योंकि भारत में ये इतना कॉमन है कि लगभग हर दूसरे तीसरे घर में इसी का कोई ना कोई वर्जन चल रहा होता है। जब तक माँ बाप के पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, तब तक सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अरे आज आपका बीपी चेक करवा के ले आता हूँ, अरे आप रहने दो, आराम करो, खाना तो हम बना लेंगे। लेकिन जैसे ही एक बार सारी चीजें ट्रांसफर हुई, जायदाद का बंटवारा हुआ, वैसे ही सबका असली रंग सामने आने लगता है। अचानक से माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वो एक शेर है ना, शायद किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर का सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यही बिल्कुल चल रहा है भारत के कई सारे घरों में, अगर एकदम कड़वा कड़वा सच में आपको बता दूं। फिर बच्चों के बीच में भी झगड़े होने लगते हैं। जब मुझे प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा नहीं मिला, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो मैं इनके खर्चे क्यों उठाऊं? फिर सुबह शाम दिन भर सबके बीच में किचकिच होने लगती है और इन सब के बीच में बेचारे पेरेंट्स की हालत ऐसी होती है कि दूसरों का तो छोड़ो, वो खुद अपने घर में अपने आप को बोझ समझने लगते हैं। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है कि भारत में अब ज्यादा से ज्यादा विमेन वर्कफोर्स में आ रही हैं, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि घर में एक फुल टाइम केयर गिवर का जो रोल है वो खत्म होता जा रहा है। पहले बहू घर में रहती थी, सास ससुर की, घर की देखभाल करती थी। अब दोनों लोग अर्न कर रहे हैं, दोनों बिजी हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि घर में एक 24 घंटे का अटेंडेंट रख सकें। तो पेरेंट्स की केयर करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं है।
अब बहू को लगता है मैं अपनी फैमिली छोड़ के इस घर में आई हूँ, दिन भर मेहनत करती हूँ, फैमिली के लिए ही तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि जॉब पे जाना है तो जाओ, लेकिन सुबह खाना बनाना होगा और रात को लौट के गरम गरम रोटियां आपको ही बनानी पड़ेंगी। और सास ससुर भी पुराने ख्याल के, उनको लगता है कि बहू पूरा दिन बाहर रहती है, घर का देखभाल करती नहीं है, बच्चे बिगड़ जाएंगे इस तरह से। तो हे भगवान, कितनी गलत जगह शादी करा दी हमने तो। और फिर यही सब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स इस हद तक चले जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। वाइफ हस्बैंड को प्रेशर देती है कि या तो मम्मी पापा को गांव भेज दो या फिर ओल्ड एज होम में रखो, इनके साथ नहीं रह पाऊंगी मैं। अब बीवी की बात मान ले तो पेरेंट्स से रिश्ते खराब होंगे, ना मान ले तो बीवी के साथ रोज रोज झगड़े होंगे। और ऐसे में बहुत सारे केसेस में हस्बैंड आखिर में बीवी की बात मान लेता है, क्योंकि वो आदमी भी पूरी दुनिया से लड़ रहा है और फैमिली चलाने के लिए उसको भी लगता है कि यार एटलीस्ट घर में तो मुझे किचकिच ना मिले, यहां पर तो एटलीस्ट शांति होनी चाहिए। और ऐसे हालत में पेरेंट्स अबेंडन हो जाते हैं। अब ये सब सुनने में आपको बड़ा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन ये असलियत है और असलियत कई बार कड़वी होती है। जो लोग बचपन से न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़े हुए हैं उनको लगेगा कि यार ऐसा भी होता है क्या, लेकिन यही ग्राउंड रियलिटी है और भारत में कई सालों से यही कहानी घर घर की बनी हुई है। फिर कुछ कपल्स इन सब से बचने के लिए खुद ही अलग रहने लगते हैं। साथ में जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटी का मामला होता है, इसलिए ज्वाइंट फैमिली से निकलकर किसी शहर में अपनी न्यूक्लियर फैमिली बसा लेते हैं। छोटे शहर से बड़े शहर में, बड़े शहर से फॉरेन कंट्रीज में, और माँ बाप गांव में या छोटे शहर में ही रह जाते हैं। पहले रोज फोन आता है, फिर हफ्ते में एक बार आता है, फिर महीने में एक बार आता है, फिर त्योहारों पे आता है, और ऐसे धीरे धीरे डिस्टेंस जो है वो बढ़ती चली जाती है। हमारे भारत में 3.5 करोड़ लोग भारतीय ऐसे हैं जो बाहर के देशों में रहते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो भारत में हैं, अकेले बैठे हैं, फोन पे अरे हम ठीक है बेटा चिंता मत करो बोल देते हैं, लेकिन अंदर से वो टूट रहे होते हैं। और एक बार अगर आप H1B वीजा पे अमेरिका पहुंच गए तो आजकल हालत ऐसे है कि अगर आप गलती से भारत आ गए तो कई बार री एंट्री नहीं हो पाती है। तो इस चक्कर में लोग करियर के लिए या पढ़ाई के लिए वापस आने से डरते हैं और लंबे टाइम के बाद भारत आते हैं। और कई लोगों के पास रियल में फाइनेंशियल इशू होता है, कोई बाहर पढ़ने गया 3 साल के लिए, नहीं इतना पैसा कि वो बार बार टिकट कटा के आ सके, इसलिए जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। और इधर पेरेंट्स इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि पता नहीं बच्चे कब सामने से देखने को मिलेंगे। ऐसे पेरेंट्स का सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। ये एक ऐसी उम्र होती है जब आपके पास आपके उम्र के यार दोस्त जो होते हैं वो धीरे धीरे दुनिया से जाने लगते हैं और दुनिया आपको खाली खाली लगने लगती है और अकेलापन आपको जकड़ लेता है। भारत के अंदर NRI लोगों के जो पेरेंट्स रहते हैं उसके लिए एक सपोर्ट ग्रुप है NRIPO। उसके प्रेसिडेंट कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, घर के घोंसले की खामोशी, और यही पेरेंट्स को डिप्रेशन में ले जाती है और बहुत भारी पड़ती है। आप कभी ऐसे लोगों के घर को एक बार विजिट करके देखना, आपको लगेगा जैसे वक्त एक जगह पे आके थम गया है। ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ दिखाई देता है, इतना साफ कि लगता है उसे कोई यूज ही नहीं करता है। दीवार पर लगे फ्रेम्स में कई मुस्कुराते चेहरे मानो जम से गए हैं। फैमिली फोटोज, स्कूल में एनुअल फंक्शन डे, बच्चों का ग्रेजुएशन, शादी की तस्वीरें, ये सब वहां पर टंगा होता है। किचन में बर्तन कम हो जाते हैं, 4 लोगों के लिए बनने वाली चाय अब सिर्फ 1 कप में बनती है। पंखे की आवाज भी अब ज्यादा तेज सुनाई देती, घड़ी की टिक टिक भी हर सेकंड आपको याद दिलाती है कि कोई बात करने वाला नहीं। रिसेंट न्यूज में भी आया था कि एक एल्डरली पेरेंट्स ने इलनेस और अकेलेपन की वजह से खुद को आग लगा के सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा इस पूरी कहानी में एक ऐसा एंगल भी है जिस पे लोग अक्सर बात नहीं करते हैं, और वो है टॉक्सिक पेरेंटिंग। कई बार पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर चुके होते हैं कि बच्चे बड़े होकर नेचुरली उनसे दूर भाग जाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली कानपुर से एक खबर आई थी जहां पर एक 20s में वकील साहब थे, वो कोर्ट की बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं और पीछे एक लेटर छोड़ के जाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मेरी बॉडी के पास में मेरे बाप को आने मत देना, क्योंकि ये स्टेप भी मैं अपने बाप की टॉक्सिसिटी की वजह से उठा रहा हूं। बचपन से उसने मुझे सिर्फ सताया है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची के स्कूल बैग में ईंटें रख देती है उसको पनिशमेंट देने के लिए। अब बताओ जिस बच्ची के साथ उसके माँ बाप ऐसे कर रहे होंगे वो बच्ची बड़े होकर अपने माँ बाप से प्यार कैसे करेगी? जिस घर में बचपन से मारपीट, इमोशनल अब्यूज, कांस्टेंट कंपैरिजन ये सब होता रहता है, उस घर से बच्चे बड़े होके भागना ही चाहेंगे। कुछ पेरेंट्स बच्चों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। करियर हम डिसाइड करेंगे, शादी हम डिसाइड करेंगे, लाइफ के हर डिसीजन में हम ही लेंगे, तुम तो बच्चे हो, चाहे तुम भले 50-60 साल के हो चुके हो। फिर जब बच्चा बड़ा होकर इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वही पेरेंट्स बोलते हैं अरे तूने तो हमें रास्ते पे छोड़ दिया। लेकिन बात यह है कि इमोशनल कनेक्शन तो कभी बना ही नहीं, सिर्फ कंट्रोल था, और जब कंट्रोल खत्म हुआ, बच्चे बड़े हुए, तो रिश्ता भी खत्म हो गया। और इन सब का नतीजा ये निकल के आता है कि देश में ओल्ड एज होम्स
आज बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में बुजुर्ग भटकते हुए दिखने लगे हैं। लोग अपने माँ बाप को हॉस्पिटल्स में एडमिट करके गलत फोन नंबर देके गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रेन में बिठा के बोलते हैं 2 मिनट में आता हूं और ट्रेन चल देती है। कुछ लोग बिजी सड़कों पे छोड़ के चले जाते हैं। पेरेंट्स को अपने ही बच्चों के खिलाफ कोर्ट में केसेस लड़ने पड़ रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ये प्रॉब्लम अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम और कुछ डेकेड्स में हमारे भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी जो ओल्ड एज में एंटर करेगी। इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम ये प्रॉब्लम ऑनेस्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। हर अबैंडन्ड पेरेंट एक इनोसेंट विक्टिम नहीं होता और हर दूर रहने वाला बच्चा एक विलेन नहीं होता। रियलिटी इससे कहीं ज्यादा ग्रे और कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, यहां पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है। जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम साल के 365 दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। रोज उन्हें देखते हैं, रोज उनसे बात होती है, वही चीज नॉर्मल लगती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये टाइम धीरे धीरे कम होता रहता है और फिर इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आप रियलाइज करते हो कि 18-20 की एज तक आप अपने पेरेंट्स के साथ ऑलमोस्ट 90% इन पर्सन टाइम स्पेंड कर चुके हो और 30-32 तक ये 95% पहुंच जाता है, क्योंकि इसके बाद आप बाहर चले जाते हो। घर कब विजिट करते हो? किसी त्योहार वगैरह में। तो पूरे साल में आप 8-10 दिन घर जाओगे मैक्सिमम। तो इसी 4-5 दिन को अगर आप अपनी बाकी एज में ऐड कर दो जब तक आपके पेरेंट रहेंगे, तो सिर्फ आपकी टोटल लाइफ का 5% बनेगा। फिर मोस्टली 45-50 की एज तक आते आते ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। मतलब घर छोड़ते समय जब आपको लगता है ना कि बाद में टाइम स्पेंड कर लेंगे, वो बाद एक्चुअली कभी आता ही नहीं है। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप किसी मजबूरी की वजह से अपने पेरेंट्स के साथ में रह नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट आपको उनसे कनेक्टेड जरूर रहना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स के साथ सेम सिटी में रहते हो लेकिन आप नहीं चाहते कि आप सेम घर में रहो, तो कम से कम उसी बिल्डिंग में एक दूसरा घर लेके रहो, ताकि आपको अपनी स्पेस और पर्सनल प्राइवेसी भी मिलती रहे और पेरेंट्स आपसे ज्यादा दूर ना हो। अगर आप दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, तो कनेक्ट बना के रखो। वीडियो कॉल, फोन कॉल से बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन बुढ़ापे में एक फोन कॉल पूरा दिन बना सकती है। इस एज में लोनलीनेस सबसे बड़ा दुश्मन है और एक 10 मिनट की कॉल उसको थोड़ा कम कर सकती है। पेरेंट्स को सोशली एक्टिव रखने की कोशिश करो। सीनियर सिटीजन्स की ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, इनसे अगर आपके पेरेंट्स जुड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। जब उनका अपना एक सोशल सर्कल बनेगा तो वो आप पर इमोशनली कम डिपेंडेंट होंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। और लास्ट में, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनके माँ बाप दूर हैं, किसी और शहर में है या किसी और देश में है, उनको मैं बोलूंगा कि अभी अपना फोन उठाओ और एक बार कॉल मिला दो। कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछ लो कि माँ कैसी हो, पापा क्या कर रहे हो। उनके लिए अक्सर बस ये 4 शब्द ही काफी होते हैं पूरा दिन बनाने के लिए। बाकी डिट्टो के फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और रजिस्टर कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।